हाय फ्रेंड्स, देखिए ये 10वीं कक्षा का पाठ्यघटक है और इस पाठ्यघटक का नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। और उसके जो इस यात्रा वर्णन के लेखक है वे है विनय शर्मा। विनय शर्मा जब गोवा गए थे तो उन्होंने जैसा उन्होंने देखा था वैसा ही वर्णन यहाँ पर उन्होंने लिख कर किया है, तो वह यात्रा वर्णन हुआ। अर्थात उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन जो किया है वह हमें पढ़ने के लिए और उस यात्रा का जो वर्णन किया है उस पाठ को, उस लेख को यात्रा वर्णन कहते हैं ना। उन्होंने जो यात्रा की थी उसका जैसा कि वैसा वर्णन, जो आंखों देखा वर्णन उन्होंने किया है, या जो जब लेखक ऐसा वर्णन करते हैं और जो लिखते हैं वह जो लेख होता है उनका, उसे यात्रा वर्णन कहते हैं। शुरुआत करेंगे हम यात्रा वर्णन की। देखिएगा उन्होंने यात्रा वर्णन उन्होंने जो किया था तो वो कैसा, और उन्होंने जो देखा था उसका वर्णन भी यहाँ पे है। तो उन्होंने अब यहाँ पर मैंने जो है कुछ ऐसे मुद्दों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिएगा, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, अब जब होगा तब की है कहेंगे, जब कर रहा हूँ अब कोशिश। शुरुआत ऐसी है, तो प्रवास वे करते हैं और निकलते कहाँ से हैं, तो इंदौर से। तो लेखक और उनके फैमिली अर्थात उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी और बच्चे, ये सब इंदौर से निकलते हैं गोवा जाने के लिए। जबकि बीच में जो खंडवा जो नाम का गांव है, उस शहर में उनके साधु रहते हैं, उनके साधु जी और उनकी साधु की पत्नी और उनके बच्चे। इस प्रकार ये दो फैमिलियां अब जा रही है गोवा। गोवा एक्सप्रेस में बैठते हैं। गोवा एक्सप्रेस जो है मडगांव में पहुंचती है और मडगांव में उतर जाते हैं। मडगांव में उतरते ही वहाँ पर वे टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी में बैठते ही टैक्सी में बैठकर वे वहाँ से मडगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कस्बा बेनालियम नाम का वह जो एक छोटा सा शहर है वहाँ पे पहुँचते हैं। और उस शहर में एक रिसोर्ट है, रहने का ठिकाना, एक होटल में वहाँ पे रुक जाते हैं। वहाँ पे रात का खान पान होता है और खान पान के बाद वो वहीं पर आराम करते हैं। जबकि अब यहाँ तक उसका वर्णन है लेखक ने किया हुआ अपना खुद का, कि वे किस प्रकार उन्होंने प्रवास किया है। जबकि आगे वे अब गोवा का वर्णन करते हैं, जब बाहर निकलते हैं गोवा में घूमने के लिए दूसरे दिन। देखिएगा, गोवा 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला है दक्षिण गोवा जिला और दूसरा है उत्तर गोवा जिला। ऐसे 2 हिस्सों में बटा हुआ गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी यह एक नदी के किनारे पर है और उस नदी का नाम है मांडवी नदी। पणजी गोवा की राजधानी है और पणजी मांडवी नदी के स्थित बसा हुआ गांव है, शहर है। और उस मांडवी नदी को वर्ष भर पानी रहता है, चालू ही रहता है उससे पानी, यानी कि वह भरी हुई ही रहती है, भरी हुई ही चलती है, वर्ष भर पानी होता है। गोवा की एक विशेषता यहाँ पर यात्रा वर्णन करने वाले यह जो लेखक है, ये लेखक बताते हैं कि वहाँ की विशेषता मतलब या फिर यहाँ का खास जीवन शैली का एक तरीका इस प्रकार है, इसलिए है कि यहाँ पर बीच पर, बीच यानी कि वो वाला हिंदी का बीच नहीं, इंग्लिश का बीच, यानी कि वो हम कहते हैं ना, वो समुद्र के सामने का जो पूरा आंगन, तो और वो समुद्र का जो किनारा होता है, वो बीच है ना, तो हम किनारा ही कहेंगे। तो उनके बाजू में जो लहरें आती है लास्ट में, और आगे जो कुछ रेत होता है, तो रेत पर बहुत सारे लोग, बच्चे, फैमिली उनकी वगैरह वगैरह ये सब बैठे हुए होते हैं, देखते हैं ये नज़ारा, समुद्र की भी लहरें देखते हैं, हवा और वो हवा के संग पे पानी जो नाच रहा है, वह सब नज़ारा देखते हैं इस प्रकृति का। और वो जो बैठने का ठिकाना है वो सामने का वह वाला बीच। तो वह जो बीच है
वह बीच की जो रेत है वह सफ़ेद रंग की है। गोवा की विशेषता, गोवा के बीच की रेत जो है वह सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद कलर की है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं, जो भी सैलानी आते हैं, उसको सैलानी कहते हैं ना, सैलानी बाबा सुना होगा आपने, जो यहाँ से वहाँ पर या फिर इस गांव से उस गांव में, उस गांव से दूसरे गांव में, ऐसे एक यात्रा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको सैलानी कहते हैं। तो ने उस उर्दू भाषा में, तो ये जो सैलानी लोग हैं वे खास करके वहाँ पर होटलों में रहते हैं और वहाँ के उन होटलों की रौनक, वहाँ का नज़ारा और गोवा के उसी समुद्र के बाजू में वो कहीं दूर तक वो खड़े होटल, वो सुंदर ऐसे होटल, वहाँ के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में खड़े हुए होटल, और इतना ही नहीं बल्कि उसके सामने वह सफ़ेद रंग की रेत, ये यहाँ की विशेषता ये लेखक बताते हैं। आगे कहते हैं कि एक बेनालियम नाम के बीच में वे पहुँच जाते हैं, फैमिली, लेखक और लेखक की फैमिली बेनालियम नाम के बीच में वे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वे बेनालियम बीच का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वहाँ पर बेनालियम जो है, यह बेनालियम बीच पर्यटकों से भी ज़्यादा मछुआरों के लिए पसंद है। मछुआरा यानी कि जो मच्छियों को पकड़ने वाले लोग होते हैं वह इसलिए क्योंकि बेनालियम रेतीला हिस्सा तो है, वह जो बीच है वो रेतीला तो है, वहाँ पे बहुत सारी रेत बिखरी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हवा के झोंकों से समुद्र की जो लहरें उठकर आती है, उसके साथ में मछलियाँ बहते हुए बीच पर आ जाती हैं। उन बीचों को पकड़ने के लिए उन मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत सारे, मतलब हम कहते हैं कि उसे जो पक्षी होते हैं, तो वो पक्षी उनको पकड़ने के लिए वहाँ पर मंडराते रहते हैं। ये वहाँ के बीच का वर्णन कर रहे हैं लेखक। देखिए, तो यह जो बीच है, ये बीच सुबह से भी ज़्यादा शाम के लिए बहुत पसंदीदा ठिकाना है, क्योंकि शाम को लोग, सुबह दिन भर यहीं इधर उधर घूमे हुए लोग शाम को इस बीच पर बैठने के लिए, शांति का ठिकाना समझकर बैठने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ का सुंदर नज़ारा देखते हैं। तो कौन सा कि नज़ारा ऐसा है कि वहाँ पर हवा जो बहती है तो उसकी आवाज़ और उसके हवा के कारण उड़ती हुई लहरों की आवाज़, जिसके कारण वो ऐसे उसके बीच के कुछ दूरियों तक वह लहर फैल जाती है, वह पानी फैलता है और फिर से पीछे आ जाता है। तो वहाँ पर बीच पर वो बैठे हुए बच्चे या फिर फैमिलियाँ जो कुछ खेलते हैं, कुछ बच्चे उस रेत से घर बनाते हैं, फिर उस जो हवा के झोंके से उस लहर का आना, पानी की लहर का आना, फिर उनके घरों को तोड़ना, फिर से वापस चला जाना, फिर से बच्चे घर बनाते हैं। ये जो सुंदर नज़ारा है, ये देखने के लिए लोग आते हैं और जानबूझकर ये कुछ ऐसे घर बनाने के लिए भी वहाँ पे आते हैं, छोटे छोटे रेत के, और वो फिर से लहर आती है, घर तोड़ देती है और उसका मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं सब लोग। और वे कहते हैं कि वह जो लहर है जो आती है और फिर से चली जाती है, और लेखक कहते हैं कि मानो वो मुझे कह रही है, कि मानो वह कह रही है कि बनाने के बाद मिटना यह नियति है और यही जीवन है, या फिर बनने के बाद मिटना यह नियति है, यही जीवन है। यह मुझे लहर समझा कर जा रही है, ऐसा लेखक कहते हैं। अर्थात वहाँ पर आने वाले हर एक यात्रियों को लहर ही अपने जीवन का रहस्य बताती है कि ये जीवन ही है, इसे ही जीवन कहते हैं। अपने उस लहर के उस कार्य से हर एक व्यक्ति एक नया अनुभव वहाँ पे पाता है जीवन का, कि कौन सा, कि यही जीवन है, बनना और मिटना, मिटना फिर से बनना, बनना मिटना, मिटना बनने से ही बनता है जीवन, और यही है जीवन का सत्य। देखिए, और वहाँ का एक मज़ेदार दृश्य
हमें लेखक बताते हैं और वे कहते हैं कि वहाँ पर जैसे भी लहर, शाम के समय तो सब लोग आते ही वहाँ पे, और लेखक भी थे, उसके साडू भी थे, दोनों फैमिलियाँ थी, और वो देख रहे थे कि जैसे ही लहर आती है, पंछी यानी कि पक्षी वहाँ पर टी टी की आवाज़ लगाते हुए मंडराते हैं उस लहर के सामने, और लहर वापस जाती है या फिर पानी वापस चला जाता है, और उसके आजू बाजू में वो पंछी वहाँ पे फिर बैठ जाते हैं उस रेत पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अटकी हुई और बहते हुए चली आई वो जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनका उनकी शिकार करने के लिए वे पंछी वहाँ पर मंडराते हैं। अब उन पंछियों को पकड़ने के लिए, उन पंछियों की शिकार करने के लिए, उन पर झड़प लगाने के लिए कुत्ते भी वहाँ पर घूमते हैं। और तो लेखक कहते हैं कि ये जो सुंदर नज़ारा है, खास तौर पर इसी नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर सैलानी मौजूद होते हैं शाम के समय। सैलानी का मतलब मैंने बताया आपको कि वो पर्यटक कहते हैं उसे, ठीक है। अब ये जो बेनालियम बीच है, इसका और एक वर्णन करते हुए वे कहते कि जब शाम का समय होता है और सूरज जैसे जैसे ढल जाता है, पूरी तरह से ढलने के बाद पूर्णिमा का समय समझो होगा, तो चांद जब उभर आएगा तो चांद के उस आलोक में समुंदर सुंदर सा दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी जब अमावस का समय होगा तो, या फिर आधा चंद्र होगा, अमावस आने के समय तक समय का चंद्र होगा, पूर्णिमा खत्म होने का समय होगा, तो वह वाला जो चंद्र है, उस आधे चंद्र के आलोक में समुंदर ऐसा काला दिखाई देता है, स्याह दिखाई देता है। समुंदर बहुत ही स्याह और भयावह यानी कि भयंकर दिखाई देता है। और ऐसे समय में लोग दूर से ही उस नज़ारे को देख लेते हैं और वहाँ से रफू हो जाते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अच्छा, सुंदर और मन को मोहित करने वाला ही दृश्य पसंद होता है। भयावह, डरावना, घिनौना ये दृश्य किसी को पसंद नहीं। देखिए, लेखक कहते हैं कि बस से ही हमने गोवा हम घूमते रहे, बस से ही, लेकिन हालांकि गोवा में बाइक भी मिल जाती है किराए पर। उन्होंने वहाँ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोवा में बाइक भी किराए पर मिल जाती है घूमना है तो लेकिन लेखक की फैमिली में उनकी पत्नी के साथ में 2 बच्चे थे, इसलिए वे बाइक पे नहीं घूम सके। हाँ, लेखक और उनकी पत्नी होती तो शायद घूम पाए होते। तो वे कहते हैं, हमें बताते हैं वहाँ का वर्णन करते हुए कि वहाँ पे बाइक भी किराए से मिलती है। वहाँ पर शाकाहारी भोजन से भी अधिक सी फूड ही ज़्यादा मिलता है, शाकाहारी भोजन कम मिलता है। जो गेहूँ से बनाई हुई चपाती होगी या ज्वार से बनाई हुई वह रोटी होगी, तो ये जो भोजन है ये वहाँ पे नहीं मिलता। वहाँ पर बीच में समुंदर में जो भी कुछ खाने लायक ऐसे छोटे प्राणी या फिर ऐसे मिलते हैं, तो जिससे वहाँ पर उसका ही भोजन बना लिया जाता है, और मतलब नॉनवेज। तो ऐसे ही भोजन मिलते हैं, लेकिन शाकाहारी भोजन मिलते हैं कम। और शाकाहारी भोजन हमने बहुत कोशिश की, किस रिसोर्ट में शाकाहारी भोजन मिलेगा, किस होटल में मिलेगा, और उस होटल में वे अंत में पहुंच जाते हैं। वो सभी फैमिलियां खाना खा लेती हैं, लेकिन अंत में लेखक कहते हैं कि शाकाहारी भोजन ऐसे जगहों पर तो मिलता नहीं, लेकिन मिल भी गया तो हमारा जो जेब है, वो हमारी जेब खाली हो जाती है, यानी कि ढीली हो जाती है ना, कुछ पैसे खत्म हो जाते हैं, अर्थात महंगा होता है शाकाहारी भोजन यहाँ पर मिलना। तो वे कहते हैं कि गोवा में शाकाहारी भोजन मिलता नहीं, लेकिन मिल भी गया तो बहुत महंगा मिलेगा। आगे कहते हैं ये अंजुना बीच का वर्णन करते हैं। वहाँ पे अंजुना बीच का वर्णन करते हुए लिखते हैं, गोवा में अंजुना बीच देखने लायक है, और वहाँ पर पूरे गोवा का जो विचार किया जाए तो 40 के नज़दीक बीच वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन उनमें से केवल 7 या 8 बीच ही बहुत प्रसिद्ध बीच है, और उनमें भी अंजुना बीच। अब अंजुना बीच की खासियत क्या है? देखिए,
कि यह जो बीच है यह नीले पानी वाला बीच दिखाई देता है, नीला शार पानी, पूरी तरह से नीला पानी। और इतना ही नहीं बल्कि उसके एक छोर में, उस समुंदर के एक छोर में अर्थात दूसरे बाजू, उस अंजुना बीच के दूसरी ओर लंबी ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर जाकर लोग देखते हैं वो वाला बीच का सुंदर ऐसा नज़ारा, नीला पानी, आजू बाजू में पूरी फैली हुई रेत और कुछ बैठे हुए लोग, सुंदर सा दिखाई देता है। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो नारियल के बड़े बड़े पेड़ और हवा के झोंकों से हिलने वाले उनकी पत्तियाँ, खूबसूरत नज़ारा, जिसके नारियल के पेड़ के नीचे लगाए हुए वो कुर्सियाँ, जहाँ पर लोग बैठे हुए लोग जो धूप भी ले रहे हैं और कहीं समुंदर में डुबकियाँ लगाकर फिर वहाँ पर बैठ रहे हैं। यह अंजुना बीच का नज़ारा। यह अंजुना बीच, इसकी विशेषता और खासियत और भी एक है, और वह बॉलीवुड की पसंदीदा बीच है, क्योंकि वहाँ पर शूटिंग ज़्यादा तौर पे होती है अंजुना बीच पर है। तो बॉलीवुड की शूटिंग अंजुना बीच पर होती है। अब है कलिंगवुड बीच का वर्णन वे करते हैं कि यह जो बीच है कलिंगवुड बीच, गोवा में जितने भी बीच है उन सभी बीचों में सबसे ज़्यादा लंबा बीच कलिंगवुड बीच है। वह 3 से 4 किलोमीटर की लंबाई वाला बीच है। इतना ही नहीं बल्कि वह एक व्यवसाय का केंद्र है। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। वहाँ पर एक वाटर स्पोर्ट होते हैं। वाटर स्पोर्ट का मतलब होता है कि पानी में खेल खेलना। तो ऐसे वाले स्पोर्ट भी वहाँ पे होते हैं, जिसके कारण सबसे अधिक पर्यटक वहीं पर होते हैं। और वे पर्यटक जिनकी आवश्यकताओं के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुएं या खाद्य पदार्थ वहाँ पर बिकने के लिए आते हैं, इसलिए वह एक व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर लोग खेल खेलने के लिए वहाँ के साहित्यों को किराए के तौर पे ले लेते हैं, जिसके कारण भी वह एक व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। वहाँ पर हैरत अंगेज ऐसे स्पोर्ट खेलते हैं लोग। हैरत अंगेज विस्मयकारी खेल, हैरत अंगेज विस्मयकारी खेल, आश्चर्यचकित करने वाले खेल लोग खेलते हैं। कैसे? आपने देखा होगा वो पैराशूट और पैराशूट की उस डोरियों को पकड़े हुए या फिर झूल रहे वो 1 या 2 व्यक्ति, और वो पैराशूट उसको लेकर जाता है कहीं पर भी, और कहीं पर भी मतलब वो जैसे चलाएगा वो उसको उसे वहीं पर ले जाएगा। उसको रोकना या फिर उसको के चलाना, वो पीछे बैठा वाला जो व्यक्ति होता है तो उसके हाथ में वो 2 डोरियाँ होती हैं, उसके रूप में वो इधर उधर दिशा को चाहे उस दिशा को उसको मोड़ देता है। ये ऐसे खेल वहाँ पर है, उसको कहते हैं पैराग्लाइडिंग। वो पैराग्लाइडिंग भी वहाँ पे खेलते हैं लोग। तो ये वाले स्पोर्ट भी वहाँ पे हैं। और लेखक कहते हैं कि मैं, मेरी पत्नी, ये दोनों भी, हम दोनों भी पैराग्लाइडिंग खेल चुके थे। ऐसा यह खेल है कि लस्सी को हम लटके रहे और मन ही मन डर रहे थे कि समझो वह टूट गई तो समझना है हम गए, क्योंकि उस समुंदर में ही डूब जाता है व्यक्ति। टूटने के बाद में समुंदर में जैसे ही ऊपर चला जाता है व्यक्ति उस पैराशूट को पकड़कर उस पैराग्लाइडिंग में, तो नीचे देखते हैं तो, और नीचे वाले ने ऊपर के उस व्यक्ति को देखा तो वो बहुत ही छोटा सा ऐसा दिखाई देगा, और ऊपर से उसने देखा तो केवल पानी, समुंदर के अंदर, वो ऊपर से उसके अंदर चला जाता है और पानी ही पानी, नीला पानी, और पानी के ऊपर तैर रहे वो 1 या 2 व्यक्ति। बहुत तो सुंदर ऐसे खेल नहीं, विस्मयकारी भयानक ऐसे खेल वहाँ पर खेले जाते हैं और खेलते हुए लोग पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। और अंत का बीच है कोलवा बीच का भी वर्णन करते हैं वे, कोलवा बीच। और वे कहते हैं कोलवा बीच में बोटिंग का आनंद लिया जाता है, यानी कि बोटिंग चलाने का। वो जो डीजल पे रहते हैं स्पीड में चलाते हैं। आपने कभी पिक्चर में देखा होगा वो जो हीरो सामने है वो पीछे से उसके डाकू लगते हैं या फिर वो जो गुंडे हैं उसके लगते हैं, तो स्पीड में चले जाते हैं। इस प्रकार की वो जो बोट है वो उसका आनंद लेते हैं लोग।
तो ये जो बोटिंग है वहाँ पे बोटिंग का आनंद लिया जाता है, और वहाँ पे सबसे अधिक डॉल्फिन जो मासे हैं तो वहाँ पे देखना मतलब पाए जाते हैं या देखे जाते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से वो ऊपर उछलना उनका, फिर नीचे आ जाना, और खुश ऐसे आवाज़ से उसके गर्दन के ऊपर एक छेद से हवा को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, फिर ऊपर उछलते हुए ऑक्सीजन लेना और अंदर जाकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना वगैरह वगैरह। इस प्रकार के एक नज़ारे भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वे कहते हैं कि मैं गोवा तो घूम चुका, लेकिन मुझे और भी एक देखने का वहाँ पर एक मौका मिला, और वह है गोवा की संस्कृति। वो कैसे? अर्थात वहाँ पर दशहरा का वो समय था, नवरात्रि का समय था, और नवरात्रि के समय में वो लेखक ने देखा कि वहाँ पर लोग उस नवरात्रि का जो उत्सव है दुर्गा देवी के मंदिर में मनाते हैं, या फिर कहीं, हाँ, हमारे उत्तर में जबकि देवियों का हर एक गली में एक देवी रखी जाती है, बल्कि उस गोवा में ऐसा नहीं रहता, एक ही देवी का मंदिर होता है या फिर एक ही देवी रखी जाती है। उसका पर्व जैसे कि रात के समय गरबा का पर्व होता है, डांडिया खेली जाती है वगैरह वगैरह, ऐसे वहाँ की लड़कियाँ खेलती है। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे मात्र एक और अन्य चीज़ दिखाई दी उन्हें, एक अलग विशेषता वहाँ की उनके संस्कृति की, कि वहाँ पर रावण को जलाया नहीं जाता। दशहरे के दिन रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है, और इस प्रकार का एक सांस्कृतिक नज़ारा उन्हें देखने को वहाँ पर मिलता है। इस प्रकार लेखक तो कहते हैं कि गोवा जैसा मैंने देखा, जैसा उन्होंने गोवा देखा वैसा ही वर्णन हमारे सामने उन्होंने किया है। बहुत ही सुंदर पाठ्यघटक है, आप भी उसे पढ़ लीजिएगा, आप भी समझ जाएंगे कि कितना अच्छा यह यात्रा वर्णन है, और आपका भी दिल ललचा जाएगा कि आपको भी गोवा जाना है भाई। ठीक है, तो धन्यवाद, ओके, शुक्रिया, बाय बाय।